बाबा साहब ने कितने इल्ज़ाम झेले थे, ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। और मैं वकील नहीं हूँ, पहले मैं बता दूँ आपको, मैं रेफरेंस से पढ़ के ही आपको बताता हूँ आरक्षण को हमें कैसे बचाना है। ये कार्यपालिका से भी हमला करेंगे, एफडीआई से भी करेंगे। एफडीआई आने का मतलब है जमीन का हड़पना, सीधा सीधा आप मोटा मोटा समझ लीजिएगा। जब तक आपकी सरकार बनेगी आधी से ज्यादा जमीन लूटी जा चुकी होगी, और हम लोग तो मस्त ठहरे, होने दो मुझे क्या पड़ी है। आने वाली पीढ़ी को जमीन नहीं मिलेगी आपको। तो जो हमने जमीन का जो आंदोलन किया था भूल गए, दारू बारू में, अब वोट बेचने में और इधर उधर के चमचे बनने में, तो जो जमीन का आंदोलन भी आप लोग खो चुके हैं। तो आरक्षण केवल बचाना ये नहीं है कि नौकरियों की आरक्षण है, हर वो चीज जो आपको मुख्य धारा में लाती है, आपको आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में मदद करती है, सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने में मदद करती है, राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने में मदद करती है, वो सारा एफर्मेटिव एक्शन के रूप में मानी जाती है, आरक्षण के रूप में मानी जाती है। आरक्षण मतलब ये आपके राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, आने वाली पीढ़ी का स्तंभ है, आने वाली पीढ़ी। आज की हमारी जो चर्चा का विषय है कि आरक्षण, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये बयान देकर के जो जज हैं वो उन्होंने ये साबित कर दिया, जो डॉक्टर अंबेडकर की जो आशंका थी कि एक वर्ग का जब प्रतिनिधित्व हो जाएगा तब आपका जो प्रशासन और जुडिशरी प्रभावित होगी। आज इस पर हम बृहद चर्चा करेंगे। आखिर हमें आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर आरक्षण है क्या। ये आपने बहुत से साथियों से सुना होगा, अक्सर हमारे यहाँ आंदोलन भी चलता रहता है कि आरक्षण बचाओ, आरक्षण बचाओ। लेकिन वास्तव में जो संविधान सभा में जो चर्चा हुई, जिन मूल्यों पर आरक्षण की चर्चा हुई, वो भी अब बचाना मुश्किल पड़ रहा है। और इस देश में हमारी जो जुडिशरी है, हमारा जो न्यायपालिका है, वही अब संविधान को, जो आरक्षण को ख़त्म करने पे लगी हुई है। हम बात करते हैं ज्योतिबा फूले जी की। सबसे पहले जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं, उन्होंने एजुकेशन का महत्व हमको समझाया, और नौकरियों में और जो उद्योग और धंधे में एजुकेशन का महत्व समझाते हुए उन्होंने एक पत्र जारी किया था, और ये जारी किया था 19 अक्टूबर 1882 को। उन्होंने कहा कि हमें जितने भी हमारे जो लोग हैं उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में जाना चाहिए। ये साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग नौकरियों में नहीं जा पाएंगे, इसीलिए तकनीकी कौशल और जो शिल्प जो कौशल है उसको अपना कर आपको अपने उद्योग धंधे भी खड़े करने होंगे। आज जो चिंता, जो लॉकडाउन के बाद ये हम लोग आज जो ये चर्चा कर रहे हैं कि अभी इससे पहले हमारी पीढ़ी केवल और केवल नौकरियों तक सीमित थी, कि हमें मतलब आरक्षण और नौकरी तक जो सीमित थी, वो ये आज की समस्या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले 19 अक्टूबर 1882 के एक बयान में कह देते हैं कि सारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। आप शिक्षा का प्रयोग अपने उद्योग धंधे के विकास में करें। कितना महत्वपूर्ण और विजनरी सोच मैं बताता हूँ हमारे महापुरुषों की है। मतलब इसमें इस बात की तुलना आज के लॉकडाउन से बात कर रहे हैं। लॉकडाउन में लोगों ने देखा कि ठीक है अब तो नौकरी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, नौकरियां सरकारी क्षेत्र में कम होती जा रही हैं, प्राइवेट में हमें आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी, और हमें अपने उद्योग धंधे बनाने चाहिए, हमें अपना बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी खड़ी करना चाहिए। ये आज हम सोच रहे हैं, जो कि 1882 में फूले जी ने इस बात को बता दिया था। तो महत्वपूर्ण ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुजन महापुरुषों का जो रास्ता है वो बेहतर है, उसे अपनाने की जरूरत है। और उन्होंने जिन बातों से आगाह किया है उस बात को यथावत मान लीजिए, उस पर अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमारे बहुजन महापुरुषों ने रास्ता प्रैक्टिकली हमको दे दिया है उससे आगे हम बढ़ें। अब जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा फूले जी बोल रहे थे, इस बात को एक्शन प्लान जो एक्शन में लेके आए वो हमारे छत्रपति साहू जी महाराज लेके आए। जो रिजर्वेशन की अवधारणा है,
मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट जो तैयार किया था वो सामाजिक न्याय का जो कंसेप्ट था फूले जी ने तैयार किया, और साहू जी महाराज इस पर विचार विमर्श करते हैं। पहली बार उन्होंने, मैं बता रहा हूँ ये डेटा में आपको कंफ्यूजन मत होइएगा, 3 डेट है और तीनों डेटे एक जगह नहीं मिलेंगी। 16 जुलाई 1901 16 जुलाई 1901 में उन्होंने पहला बार विचार किया था कि मुझे अपने राज्यों में एससी जो है, जो अस्पृश्य है, अनटचेबल है, जो शोषित वर्ग है, उसको मैं आरक्षण दूंगा। ये बात उन्होंने 16 जुलाई 1901 को है, और इसी बात के लिए जो नेक्स्ट मीटिंग जो पत्रावली पहली जारी की गई थी इसमें, और वो थी 20 जुलाई 1902, और संविधान जो उन्होंने अपने राज्य में जो लागू किया 50% आरक्षण, वो लागू किया था 26 जुलाई 1902। तीनों डेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि साहू जी महाराज ने उसको प्रोसेस के द्वारा लागू किया है। क्योंकि जो कोई भी बहुजन महापुरुष होता है या जो थिंकर होता है, वो नीति को कैसे लागू किया जाए, किस तरह से उसका बेस्ट समाज में प्रभाव देगा, उस पर वर्क करता है। हम 26 जुलाई को आरक्षण दिवस मनाते हैं क्योंकि उसी दिन ये लागू हुआ था। लेकिन उससे पहले 1 साल जो एनालिसिस साहू जी महाराज कर रहे थे वो समझने की जरूरत है, और वो ये भी जान रहे थे कि मैं नौकरियों में तो आरक्षण तब दे पाऊंगा, ये लोग तब इस्टेब्लिश हो पाएंगे यहाँ जब उनको एजुकेशन अच्छी मिलेगी। इसीलिए उन्होंने अपने स्टेट में स्कूल की एक पॉलिसी लागू की। 1913 की बात बता रहा हूं आपको कि 1913 में जब उन्होंने देख लिया, पूरा एनालिसिस कर लिया कि जहां पर 500 से 1000 की आबादी होगी वहां स्कूल खोला जाएगा, यानी 3 गांवों पर एक स्कूल की पॉलिसी, जो अभी तक जो इंडिया की हिस्ट्री में अभी वर्तमान सरकार भी इस बात को लागू ढंग से नहीं कर पाई है कि 500 के गांव पर एक स्कूल होगा। ये बहुत समझने की जरूरत है कि शिक्षा का महत्व साहू जी महाराज ने कैसे दिया था। उन्होंने जब देखा कि ये जो राजनीतिक जो चेतना है, इसके लिए भी जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो किस तरह से लोगों में जाए, और उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जहां पर उन्हें पॉलिटिकली जो उस वक्त की जो राजनीति थी उसको समझाने के लिए एक स्कूल खोला गया था, और नाम था दक्कन रैयत शिक्षण संस्था, जिसे बाबा साहब अपनी पार्टी अपने वर्कर को ट्रेंड करने के लिए खोलना चाहते थे, और वही मानवर का श्री राम बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के रूप में खोलना चाहते थे। उसकी भी अवधारणा, उसके भी जो जनक हैं वो है हमारे छत्रपति साहू जी महाराज है। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये डेटा आपको इकट्ठा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन विभिन्न रिसर्च स्कॉलर, सरकारी डिबेट्स और विभिन्न जो हमारे चिंतकों ने बुक्स लिखी हैं उन सब का कलेक्शन में आप एक पॉइंट बाई पॉइंट आपको दिए दे रहा हूं। तो इस तरह से जो छत्रपति साहू जी महाराज ने जो पॉलिटिकली जो विंग दी, हमें सोचने समझने की जो शिक्षा की क्षमता दी, उद्योगों में जाने की क्षमता दी, तो ये उनको देखना पड़ेगा कि आखिर वो क्या करना चाह रहे थे। वो रियलिटी में तो राजतंत्र में थे, राजा थे, लेकिन अपनी स्टेट को वो डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना चाह रहे थे। यानी डेमोक्रेसी रहेगी तो सामाजिक न्याय भी रहेगा, और ये उन्होंने करके दिखाया कि एक राजा राजतंत्र में भी रह करके किस तरह से डेमोक्रेसी के नियम पालन किए जा सकते हैं। ये सारे सिद्धांत बाद में हमारे जो संविधान है उसका जो भाग 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसमें सीधा सीधा मिल जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं कि ब्रिटिश साम्राज्य में अगर सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड स्टेट थी, फॉरवर्ड जो राज्य था वो बड़ौदा स्टेट था, जिसने चकबंदी सबसे पहले लागू की थी, कृषि पर निवेश का जो रूल्स बनाया था, साथ ही जो डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे यहाँ भेदभाव होता है, जब साहू जी महाराज ने नौकरी में आरक्षण दे दिया था तो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी क्या करने लगे, उन लोगों को परेशान करने लगे थे। तब उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी
जो शोषित वर्ग या बहुजन समाज के जो चुन के आए हैं, जो कर्मचारी हैं, नियुक्त किए गए, उनके साथ भेदभाव करता है तो उसे सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और यह आदेश उन्होंने जो निकाला था वो था 15 जनवरी 1919 को है, क्योंकि उनके पास लेटर पहुंच रहे थे, कंप्लेंट पहुंच रही थी कि हमें कोऑपरेशन नहीं मिलता है। इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है जब बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति जो जब वहां ज्वाइन करने गए तो उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा, तो निम्न जो लिपिक श्रेणी के लोग होंगे उसके साथ कैसा व्यवहार किया होगा, तब आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी चिंता साहूजी महाराज की रही होगी। 25 जुलाई 1917 क्योंकि रिजर्वेशन, नौकरियों में आरक्षण कब फलीभूत होगा, जब आपके पास इक्वल एजुकेशन सिस्टम होगा, समान पाठ्यक्रम वाले लोग से पढ़ के आए हुए उम्मीदवार होंगे। इसीलिए 25 जुलाई 1917 को उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अपने स्टेट में अनिवार्य घोषित कर दिया, अनिवार्य घोषित किया और निःशुल्क भी घोषित किया। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यही मांग 1882 में हंटर शिक्षा आयोग में फूले जी ने कही थी। इसी बात को लेकर गोपाल कृष्ण गोखले ने भी अपना प्रोग्राम आयोजित किया था। तो बहुजन नायकों ने शिक्षा का कितना बड़ा महत्व दिया है। शिक्षा जो आपकी डेमोक्रेसी का आधार है, शिक्षा जो आपकी आर्थिक उन्नति का आधार है, शिक्षा जो आपके सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय का आधार है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आरक्षण का जो मूल भाव है, जो वो जिस पे टिका हुआ है, उसमें शिक्षा प्रमुख स्तंभ है। तो इतना होने के बावजूद एक जो धर्म वाले लोग थे वो परेशान कर रहे थे उस स्टेट में। तब उन्होंने देखा कि जो पैसे का केंद्रीकरण मंदिरों में और देवालय में हो जा रहा है, तो छत्रपति साहूजी महाराज ने कहा कि अगर हमारे स्टेट में जो भी देवालय है, जो भी आपका मंदिर है, उसमें ट्रेंड पुरोहित ही नियुक्त किए जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा उम्र नहीं जिए, अगर छत्रपति साहूजी महाराज और लॉन्ग लाइफ जिए होते तो इस देश में एक बेहतर उदाहरण हमको और देखने को मिलता, जो कि हमें बाद में संविधान के रूप में मिले। क्योंकि जो संविधानवादी हो जाता है, क्योंकि उनका जो एजुकेशन और जो लेवल था वो डेमोक्रेटिक हो गया था, रिपब्लिकन टाइप से हो गया था, इसीलिए उस स्टेट में ये चीज़ दिखाई दे भी रही थी। तो 1920 में उन्होंने पूजा और पुरोहित के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला। बोले कि अब इसमें ब्राह्मणों का एक अधिकार नहीं है। आज भी कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि जितने भी मंदिर हैं उसमें ट्रेंड और प्रशिक्षित सभी लोग, कोई भी जाके पुजारी बन सकता है, ऐसा निर्णय आज नहीं ले पा रहे हैं। और यह निर्णय छत्रपति साहूजी महाराज ने 1920 में लिया था कि मेरे स्टेट में जितने भी मंदिर हैं उसमें ट्रेंड लोग होंगे और वो सभी जातियों से होंगे। तो ये जो नया आया, ये एक रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने ये इस बात को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने 9 जुलाई 1917 को एक और घोषणा की थी कि जितने भी मंदिरों की जो आय है, जो मंदिरों की आय है, उस पर राज्य का अधिकार होगा। राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, बड़ौदा स्टेट उस पर हस्तक्षेप कर सकती है। इससे जो ब्राह्मणवादी जो तत्व थे वो बौखला गए। और जो बाल गंगाधर तिलक है वो तो स्पष्ट रूप से उनके खिलाफ भी आ गया। बाद में उसको जेल भी जाना पड़ा। और जब तक साहूजी महाराज जिंदा रहे, बाल गंगाधर तिलक उधर घूमा नहीं, फटका नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो जानते थे कि ये अब मेरी दाल, जो जातिवादी जो छल और प्रपंच है, अब वो वहां नहीं चलेंगे। छत्रपति साहूजी महाराज ने आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैं ये आरक्षण से इसलिए बता रहा हूं कि ये वास्तव में जो सामाजिक न्याय था, जहां हमारी भागीदारी नहीं है, वहां हमें प्रस्तुत कर देना आरक्षण है। अगर मेरा एक समाज मुख्य धारा से पीछे है और उसे मैं मौका दे देता हूं तो ये सब आरक्षण के अंतर्गत ही माना जाता है। आरक्षण का मतलब केवल नौकरियों तक नहीं है, सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है आपका आरक्षण, जो कि एबॉर्जिन्स के लिए आपका न्यूजीलैंड में है, अमेरिका में ब्लैक्स के लिए है, जर्मन में, फिनलैंड में, आपका न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ये जो भी जितने डेवलप कंट्री हैं वहाँ पर रिजर्वेशन और किसी न किसी रूप में लागू है। बस नाम
जो नाम है वो अलग हो जाता है। तो ये जो चीज़ें इस पे जब बाबा साहब ने भी इस बात को महसूस किया, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आरक्षण है उससे दोयम दर्जा, उससे राष्ट्र की जो एक्सीलेंसी है वो कम आती है। तो मैं उन बात को उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि जब अंग्रेजों के सामने यही जो लोग कार्यकारिणी में जाने के लिए भीख सी मांग रहे थे, भागीदारी की भीख से मांग रहे थे, तब ये क्या दो दर्जे की मांग नहीं थी? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि अगर एक जाति का जो समूह है संस्थाओं में एकत्रित हो जाएगा तो वो, और अगर उसका नेचर जो बहुजन समाज के प्रति हमेशा नेगेटिव रहा है, तो आपको न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए दक्षता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दक्षता के साथ साथ लोगों में विश्वास होना बहुत जरूरी है, उनके निर्णय का लोगों पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपको हम जानते ही हैं कि जो एक ब्राह्मण वर्ग है इसमें जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता है, इसका जो नेचर है वो जुडिशियल नहीं होता है। इसीलिए हमारे जितने भी आरक्षण से संबंधित अभी जो आरक्षण संबंधित जो भी निर्णय आ रहे हैं वो हमारे विरोध में आ रहे हैं। तो जब हमें संविधान में बाबा साहब के प्रयास से जब आरक्षण मिल गया, तो इस आरक्षण को खत्म करने के लिए क्या मतलब कौन कौन से षड्यंत्र रचे गए, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इसकी मैं आपको बृहद चर्चा में करता हूं। कि देखिए, सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि किन माध्यम से मनवादी लोग आरक्षण पर हमला कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रमुख आ जाता है वो है सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से हमारे रिजर्वेशन को प्रभावित किया जा रहा है। यानी उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो एक ही वर्ग वाले जो जज हैं, जो बाबा साहब जिन पर चिंता जता रहे थे कि अगर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में या किसी भी संस्था में जब एक जाति का समूह इकट्ठा हो जाएगा और जिसका जो नेचर है वो बहुजन समाज के लिए सदियों से पीढ़ियों दर पीढ़ी दर नेगेटिव रहा है, वो आपके हित के लिए काम नहीं करेगा। तो पहली बार जो है, जो पहला जो निकल के आता है कि सुप्रीम जो कोर्ट है वो आपके आरक्षण पर वार करेगा, आरक्षण की मूल भावना को खत्म करने की कोशिश करेगा। और हम निर्णय के द्वारा इस बात को समझ भी रहे हैं। और अंततः जो इसी साल जो फैसला आया है उत्तराखंड वाले जो केस में, जो सिविल असिस्टेंट इंजीनियर की जो भर्ती थी, उसमें उन्होंने कह दिया कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है और राज्य इस देने के लिए बाध्य नहीं है, राज्य का ये विवेक अधिकार बना दिया। जो हमारा फंडामेंटल राइट भाग 3 में लिखा हुआ है, जिसका नाम ही फंडामेंटल राइट्स है, और उसको उन्होंने कहा विवेक का अधिकार बना दिया। यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका जो नेचर है वो एक बार पुनः सामने आ गया। जो आशंका अंग्रेजों ने की थी, जो आशंका फूले जी ने की थी, जो आशंका साहू जी महाराज ने की थी, और जो आशंका बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और काशीराम साहब ने की थी, वो ये निर्णय से समझ में आ जाता है। दूसरा, जब सबसे ज्यादा हमारी जो भर्तियां हुई वो सार्वजनिक पद से हुई, सरकारी कंपनियों में हमारे भर्ती हुए, सरकारी सेवाओं में जब लोग गए तो उन पदों को कभी नहीं भरा गया, पूरी तरह से कभी नहीं भरा गया। क्यों? उसका मैं कारण बताता हूं। जो दूसरा कारण है आरक्षण पर, वो निजीकरण के द्वारा प्रहार होता है। तीसरा कारण है कि आयोग ये घोषित कर देता है कि हमको योग्य प्रत्याशी नहीं मिले, योग्य प्रत्याशी नहीं मिले। ये आज दिन अभी यूपी SSC का अब यहाँ पर पिछली साल के 2 निर्णय हैं, जिसमें उन्होंने कह दिया हमें ओबीसी वर्ग और SC वर्ग का योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति ही नहीं मिला, पद खाली चले गए। तो उसमें आयोग के माध्यम से ये क्या करते हैं, हमारे आरक्षण को खा जाते हैं। तीसरा, इन्होंने कहा कि निजीकरण के द्वारा क्या करते हैं ये लोग, सरकारी जो जैसे निजीकरण हो जाएगा बस सरकारी वैकेंसी, जो सरकारी जॉब है वो खत्म हो जाएंगी। तो ये निजीकरण का बढ़ावा दे करके भी आपके आरक्षण को कम कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो एक तो इन्होंने सरकारी पद भरे नहीं, और जो खाली हैं उनको इन्होंने संविदा से भर दिया, और संविदा में भी कोई आरक्षण नहीं है। यानी अपने लोगों को ही उन्होंने काम करा लिया, नाम मात्र के लिए 2-4% हमारे लोगों को रख लेते हैं, लेकिन संविदा में कोई आपके राइट्स ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इस तरह से इन्होंने खाली पदों में जो संविदाकरण कर दिया गया है, इससे भी आपके रिजर्वेशन को लॉस हुआ है। साथ ही कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा जो पॉलिसी जो बनाई जाती हैं वो एंटी रिजर्वेशन बनाई जा रही हैं। उनमें जो सामाजिक न्याय की अवधारणा
है उसको खत्म करते हुए पॉलिसी बनाई जा रही है। देख लीजिए, अभी आपका जो पीएम केयर फंड है, अब पीएम केयर फंड 4 लोग खत्म करेंगे। अगर इसको बाकायदा सरकारी के द्वारा, गजट के द्वारा आता, उसमें जो भर्तियां होती या ऐसा कोई ट्रैक बनाया जाता, उसमें सरकारी लोगों का, हमारे SC ST लोगों का एक तो प्रतिनिधित्व देने की बात होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? यह चरित्र क्या बीजेपी का चरित्र है या कांग्रेस का भी चरित्र है? ये दोनों का चरित्र एक ही है। पूरे जब से आज़ादी से लेके आज तक हमारा बैकलॉग, हमारे सरकारी पद कभी पूरे नहीं भरे गए। क्यों नहीं भरे गए? इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उसका क्यों नहीं भरे गए, इसका मैं कारण बताता हूं। दूसरा, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 15 साल बीजेपी का शासन रहा है। कांग्रेस का दिल्ली में 15 साल अभी शासन रहा, वैसे तो उसका पूरा रहा है। मैं लास्ट के 15-20 साल पे बात कर लूं तो इन दोनों पार्टियों ने जहां 15-15 साल शासन किया है, SC ST OBC का पूरा कोटा कभी पूरा नहीं किया। क्यों नहीं पूरा किया, उसका मैं कारण बताना चाहता हूं आपको। 27 जून 1961 को हमारे चुने हुए पहले प्रधानमंत्री मिस्टर नेहरू जी एक धूर्तता भरा एक लेटर लिखते हैं। धूर्त मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जो आर्थिक आधार पर जो ढोल मजीरा जो बीजेपी ने बजाया है, उसका सूत्रधार था तो केवल और केवल पहला व्यक्ति, पहला प्रधानमंत्री हमारा वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। 27 जून 1961 को इसने सभी मुख्यमंत्रियों को एक लेटर लिखा। ऑन रिटर्न बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, 27 जून 1961 को। और क्या लिखता है, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं कि सहायता देने के लिए जाति को आधार न बनाकर आर्थिक स्थिति को आधार बनाया जाना चाहिए। किसको बनाया जाइए? आर्थिक स्थिति को आधार बनाया जाना चाहिए। यह सच है कि हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित कुछ नियमों और मान्यताओं से तंग आ गए। दूसरी लाइन में क्या लिखता है कि हम SC और ST को जो सुविधा, जो आरक्षण दे रहे हैं, जो छूट दे रहे हैं, इससे हम तंग आ चुके हैं। ये एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने 1961 में लिखा है, 27 जून 1961 में। आगे लिखते हैं, इन्हें सहायता देने की आवश्यकता तो है, लेकिन नौकरियों में आरक्षण के मैं विपरीत हूं। नेहरू जी बोल रहे हैं। और इसी नेहरू की पॉलिसी को जितनी भी सरकारें थी 30 साल तक, 40 साल तक इसको फॉलो करती रही, और किसी ने भी बहुमत की सरकार होते हुए भी कभी आरक्षण के पूरे पद नहीं भरे। क्योंकि नेहरू से लेकर के गांधी और आपका जो राजीव गांधी तक है, इस पॉलिसी को बकायदा लागू किया गया, चलाया गया। क्योंकि हाईकमान की पॉलिसी में था कि इन लोगों को थोड़ा थोड़ा बस देते रहो, बाकी पूरी वैकेंसी आपको नहीं भरनी है। क्या कहता है बाद में? वो कहता है कि मैं ऐसी किसी भी व्यवस्था के खिलाफ हूं जो हमें अकुशलता और दोयम दर्जे की ओर ले जाए। यानी आरक्षण को उसने ये कहा कि ये अकुशल लोगों को पैदा करती है, और दोयम दर्जा का आप अर्थ समझ रहे होंगे कि दोयम दर्जे की ओर ले जाए। ये नेहरू के कथन है। ये वही कांग्रेस है जो भीख मांग रही थी अंग्रेजों से, हमें प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। क्योंकि सत्ता में अगर बात एक्सीलेंसी की थी तो हम अंग्रेजों ने हमसे ज्यादा, इन लोगों से ज्यादा आपका रेल बिछाया, मेडिकल जीती, इंजीनियरिंग कॉलेज वो लेके आए, बहुत डेवलपमेंट था। तो एक्सीलेंसी के तो आधार पे तो वो इन लोगों से श्रेष्ठ थे, फिर क्यों भीख मांगे? क्यों? क्योंकि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमको अपने शासन पर विश्वास होता है। क्योंकि जब भी बुरा वक्त पड़ता है तो विदेशी बाहर चला जाता है, हमें अपने काम आते हैं। यही बात लॉकडाउन में भी हम लोगों को समझ में आ गई होगी। क्यों आ गई होगी? क्यों? क्योंकि आज हम एक दूसरे को मदद कर रहे थे, और सरकार जो बैठी हुई थी आज उसने वही चरित्र निभाया है जो किसी वक्त अंग्रेज निभाते थे। तो मोदी के चरित्र में जो RSS और कांग्रेस के जो चरित्र में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हमें अपनी गवर्नमेंट बनानी चाहिए, हमें अच्छे प्रतिनिधि संसद में भेजने चाहिए। तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, तो आर्थिक आधार पे आरक्षण, ये इन दोनों की पॉलिसी है। इन दोनों ने मिलकर के बहुजन समाज को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब 1961 में से लिखा तो 1962 में क्या हुआ? 1962 में जितने मीडिया थे, क्योंकि ये आपका मामला जून का मामला था, एक मिनट में देख लूं कि
हाँ, जून का मामला था। 1962 तक आते आते पूरा जो मीडिया है वो आरक्षण के विरोध में आ गया और इन्होंने मीडिया के माध्यम से नैरेटिव सेंड कर लिया कि आरक्षण से सवर्ण लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तब 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एंट्री मार दी और सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में कहा कि भाई देखो हम 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ये आप समझ लीजिए इन लोगों ने कहाँ से है, क्योंकि इन्होंने न्यायपालिका में भी कब्जा कर लिया था, कार्यपालिका विधायिका में तो था ही। इन दोनों ने, तीनों ने मिल करके 50% की एक अवधारणा कर दी कि 50% से आरक्षण नहीं होना चाहिए, जबकि हमारा प्रतिनिधित्व का मामला था। जितनी हमारी जनसंख्या होगी हमारा प्रतिनिधित्व उतना होना चाहिए। आप कौन होते हो उस आधार पर रोक लगाने वाले। तो 1963 के बाद में ये जो न्यायपालिका का दखलंदाजी हो गई, तो जो षड्यंत्र रचा गया, मैं बड़ा खतरनाक षड्यंत्र बता रहा हूं, जहां हमारे लोगों को सोचना चाहिए था। आर्टिकल 16(4) आप जानते हैं कि नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है और 16(4) में बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो डिबेट है उसमें उन्होंने बैकवर्ड क्लास जोड़ा था। उसका भी इसके बाद में स्पष्टीकरण दूंगा, लेकिन ये बात तो पहले समझ लीजिए। 16(4) में जहाँ नौकरियों का आरक्षण है वहाँ SC और ST नहीं है वर्ड, वहाँ क्या वर्ड है, वहाँ वर्ड है बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास यूज किया है ताकि सभी लोग शामिल हो जाएं, क्योंकि संविधान सभा में जब बैकवर्ड की बात चल रही थी, SC/ST का जो एक वोट से आरक्षण का जो बिल आया था वो गिर गया था, तब बाबा साहब को चिंता हो गई थी, इसलिए उन्होंने एक बैकवर्ड शब्द जोड़ा था। मैं आगे थोड़ी देर 15-20 मिनट के बाद उसको रीडिफाइन करूंगा, लेकिन ये बात छूट जाएगी तब दिक्कत हो जाएगा। 16(4) में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आपका बैकवर्ड क्लास, ये कह रहे हैं कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। मैं ध्यान रखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है 16(4) में जो रिप्रेजेंटेशन के लिए वो हुआ है बैकवर्ड। और जब 16(4)A जो प्रमोशन इन द रिजर्वेशन जिसमें आया था, ठीक है, और उसमें जब शब्द जोड़ा गया, देखना कार्यपालिका, हमारे लोग जो संसद में बैठे हुए थे ये पढ़ते लिखते तो है नहीं है, आपने भी जाति और मजहब है और किसी के नाम पर उनको भेज दिया। कुछ चमारों ने अपना भेजा, कोरियों ने अपना भेजा, पासियों ने, भंगियों ने, जिसने भी जैसा भेजा हो अपने जाति पर वो भेज दिया हो। लेकिन जब 16(4) प्रमोशन इन द रिजर्वेशन जब आया था तब उसमें क्या लिखा गया था, उसमें लिखा गया था कि जो रिजर्वेशन है वे शेड्यूल्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी अब जो 16(4) में बैकवर्ड है उसको उन्होंने कर दिया SC और ST, यानी जो बैकवर्ड में अदर अन्य जातियां आ सकती थी उनको आउट कर दिया। यानी ये जो OBC को भड़काने की काम है। देखो ये जो प्रमोशन में आरक्षण है वो केवल SC और ST के लिए है, आपका यह नहीं है। और फिर उन्होंने एक नैरेटिव सेंटेंस धीमे धीमे कांग्रेस और BJP ने भिजवा दिया और हमारा बहुत बड़ा OBC का जो तबका था वो हमारे विपक्ष में आ गया। अरे हमारी जो नौकरियां में प्रमोशन SC वाले हमसे ज़्यादा आगे चले जाएंगे और हम OBC वाले पीछे रह जाएंगे। ये वो बता रहा हूँ जो नैरेटिव सेट किया गया था। तो हमारे उस वक्त जो संसद में लोग थे उन्होंने से बात को नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने किन लोगों को संसद में भेजा था। मैं बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, आपको संविधान पढ़ना होगा, आने वाली पीढ़ी को संविधान पढ़ना होगा, समझना होगा और ऐसे व्यक्तियों को आपको संसद और विधानसभा में भेजना होगा जो उसकी संविधान अनिवार्य जानकारी होनी चाहिए। पूरा नहीं तो मोटा मोटा फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो उसके पास होनी चाहिए। हम वोट देते वक्त जब वो हमारे पास आए तो पूछ लीजिएगा तुझे संविधान आता है या नहीं। नहीं तो आप एक गंवार व्यक्ति को भेज रहे हैं, एक रोबोट व्यक्ति को वहां पर भेज रहे हैं संसद में, जो आपके अहित हो रहा होगा उस पर मोहर लगाएगा। इसलिए आप लोगों को डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की जिम्मेदारी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा संविधान को पढ़ना है, क्योंकि आपका संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो अंततः बुरा साबित होगा अगर चलाने वाले बुरे होंगे। तो चलाने वाले तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी बुरे हैं ही हैं और हमारे व्यक्ति उनके साथ और खड़े हो जाते हैं। इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण का आप हद से देख लियोगे, जो हमको विरोध करना चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ये स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जो इकोनॉमिक आधार जो है पर जो आरक्षण
नहीं दिया जा सकता। गरीबी दूर करना एक योजना हो सकती है, प्लान हो सकता है, पॉलिसी नहीं है। जबकि रिजर्वेशन एक पॉलिसी है मुख्य धारा में लाने के लिए, है ना। एक कोई गरीब तो ऐसे भी हो सकता है कि दारू पी ले और सामान बेच डाले और गरीब हो जाए, और उसका लड़का कहे कि मैं आर्थिक आधार पर आरक्षण करिए कि मुझे तो मेरी इनकम नहीं है। तो उसने जो गरीबी के कारण है हमेशा पॉजिटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ये बात है, ठीक है, इमरजेंसी भूकंप आ जाए या बाढ़ आ जाए उससे गरीब हो सकते हैं, लेकिन गरीबी के हमेशा कारण पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव भी होते हैं। इसीलिए उसको आधार को उसमें नहीं जोड़ा गया था। तो ये जब संविधान संशोधन आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस बात को सोचने की जरूरत है कि जब इतना बड़ा साजिश हो गया, आज चिल्लाते रहो। इसीलिए प्रमोशन एंड रिजर्वेशन ओबीसी में नहीं गया। क्यों? नैरेटिव ही नहीं था और ना किसी ने मांग की थी। तो इस बात को मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये रिजर्वेशन की चर्चा की थी तो जो अमेंडमेंट में जो धारा थी वो 10 थी, जो बाद में आर्टिकल 16 और 15 जो बना, वो रियलिटी में संविधान सभा में जो डिबेट हो रही थी तब उसको जो धारा कहा गया था वो आपकी 10 थी। अब उसमें बहुत से लोग विरोध में थे। डिबेट की बात कर रहा हूं मैं, टू द पॉइंट डिबेट कि संविधान सभा में जो आज जितने भी मुद्दे हैं डॉक्टर अंबेडकर के सामने सारे सामने आए। मैं एक एक चर्चा करूंगा, मैं जरूर टाइम लूंगा आपका 15 से लेके 20 मिनट, लेकिन मेरा साथ दीजिएगा क्योंकि ये आपको डिबेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये सूचना आप तक पहुंचे। मेरा उद्देश्य ये है आप उस पर एनालिसिस करें और मूल्यांकन करें और फिर लोगों को समझाएं साजिश कहां होती है। जब एक संविधान सभा में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, एडवाइजरी कमेटी के सामने जब मुद्दा आया कि हम SC/ST को आरक्षण देना चाहते हैं तो वहां पर लोगों ने विरोध कर दिया, जैसे आज करते हैं। जैसे आरक्षण का नाम लो, कुछ लोगों को इस देश की दक्षता, मेरिट, एक्सीलेंसी तुरंत उनमें ख्वाब में आने लगती है। तब जब जैसे ये आया तो एक वोट से SC/ST का आरक्षण गिर गया। तब बाबा साहब को चिंता हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कौन सा, ये गिरा क्यों, ये तो पिछड़े वर्ग से संबंधित था। तो मालूम पड़ा कि इसमें जो ओबीसी और से लोग जो चुने गए थे, जो आज ओबीसी पहले तो नहीं थे, बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे वो तो मनवादियों के साथ खड़े थे। तब बाबा साहब ने कहा कि नहीं, इसमें हम बैकवर्ड शब्द जोड़ते हैं। और जैसे ही बैकवर्ड शब्द जोड़ा तो इस बात को मनवादी समझ गए कि अब मामला गड़बड़ होने वाला है। तो इसमें 4 लोग जो प्रमुख कांग्रेसी थे उन्होंने विरोध किया। पहला था मोहम्मद ताहिर, दूसरा था नजुद्दीन अहमद, तीसरा था दामोदर स्वरूप सेठ और चौथा था पंडित हृदयनाथ कुंजरू। वैसे तो लोश्री जितने मनवादी थे विपक्ष में ही थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध किया था उन 4 लोगों ने किया था। तो इस बात को लेकर के वहां जब डिबेट स्टार्ट हुई तो एक थे धर्म प्रकाश जी। धर्म प्रकाश जी ने कहा कि निश्चित रूप से संविधान सभा और हमारे पास जो प्रशासन आने वाला है, न्यायपालिका आने वाली है, ये सांप्रदायिक है। इनके नेचर प्रांतीय और धार्मिक आधार पर दृष्टिकोण संकीर्ण है। हम ऐसे लोग नहीं है जो न्यायप्रिय हैं। यह कोटेशन कहाँ गया था? संविधान सभा में किया गया था। अतः जब भी हम नियुक्ति करेंगे तो हम व्यक्तिवाद और क्षेत्रता के आधार पर नियुक्ति करेंगे। तो ऐसे में जो निम्न जातियां हैं, जो शोषित जातियां हैं, जिन्हें उस वक्त निम्न बोलते थे और हरिजन भी शब्द बोला है, ये मेरे वर्ड नहीं है, मैं संविधान सभा में बोले हुए वर्ड बोल रहा हूँ कि कल को मेरे पे कमेंट ना लिख दीजिएगा आपने हरिजन और निम्न वर्ड बोला। वहाँ पर ये बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो भी डिप्रेस्ड जो क्लास है, जो जहां भर्ती होने वाला अफसर प्रांत का होगा वो उसी प्रांत वाले को भर लेगा, जिस जाति का होगा वो अपने जाति वाले को भर लेगा। इसीलिए रिजर्वेशन जब आए तो उसमें आपको गारंटी भी होना चाहिए कि ये लागू हो। यानी ये संविधान सभा के लोगों को मालूम था कि ये ऐसा होता रहा है कि उस वक्त जो अंग्रेजों के समय भी जो भर्तियां हो रही होती तो लेटर लिख देते थे और सिलेक्शन होता था कि सब मिलकर के भर्ती कर लेते थे। तो उन्होंने ये कहा जहां बात समाज से संबंधित है, बात सांप्रदायिकता के आधार पर होती है, जहां तक उसी जाति उपजाति समुदाय का है, वहां पक्षपातता हो इसी दृष्टि से होती है। भर्ती करने वाला अफसर योग्यता नहीं देखता, केवल अपनी जाति का स्वार्थ देखता है। मैं बता रहा हूं कितना महत्वपूर्ण है। यानी भर्ती करने वाला अपना धर्म, अपना क्षेत्र, अपनी जाति का स्वार्थ देखता है और हायर पोस्ट पर इन लोगों का कब्जा है और निश्चित रूप से ये अपने लोगों को भरेंगे और जिसका खामियाजा बहुजन समाज को चुकाना पड़ेगा। वहां बहुजन समाज वर्ड यूज नहीं है, मैं यूज कर रहा हूं अपने हिसाब से। वहां पर शोषित डिप्रेस्ड इस क्लास को आप समझ सकते हैं। ये जो बात उठाई थी वो धर्म प्रकाश ने उठाई थी। उसी वक्त उन्होंने आगे भी ये कहा, निश्चित रूप से मैं
आरक्षण का विरोध भी करूंगा। इन्होंने, धर्म प्रकाश ने यह भी कहा कि मैं आरक्षण का विरोध तब करूंगा, कब, जब सवर्ण और जो डिप्रेस क्लास उनमें समानता और कल्चर बराबर हो जाएगा, तब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उस कंडीशन में मैं आरक्षण का विरोध करूंगा। लेकिन जब तक दोनों में इक्वलनेस नहीं आती है, मैं आरक्षण के साथ खड़ा हुआ हूं। तो ये समर्थन में था और एक बाधा वाला एक लाइन भी खींची थी, इन दोनों की जब बराबरी आ जाएगी तब आरक्षण का कोई मतलब नहीं होगा। वैसे भी हम भी जानते हैं जब जाति खत्म हो जाएगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा, तो रिजर्वेशन का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। दूसरा थे एक सदस्य जो एससी कैंडिडेट थे, वो थे चंद्रिका राम। चंद्रिका राम ने ये कहा कि देखिए एससी और एसटी की बात है, अब हमारे लोग तो समझते नहीं है, तो वो बाबा साहब की दूरगामी चीज नहीं समझ पाए, जबकि जानते थे कि एससी एसटी के नाम से बिल गिर चुका है, प्रस्ताव गिर चुका है। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए उन्होंने कहा कि पिछड़ा पर क्यों रखा गया, शेड्यूल्ड कास्ट रखते, ये वक्तव्य उन्होंने दिया। लेकिन एक बात बहुत उन्होंने गंभीर कही कि जो सेठ दामोदर स्वरूप, जो कि समाजवादी था उस वक्त, समाजवादी जो समाज की अवधारणा की बात करते थे, न्याय की बात करते थे, वो आरक्षण में क्यों खड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन उन्होंने उस पर पुटअप कर दिया था। यानी सेठ दामोदर स्वरूप ने आरक्षण के प्रावधान को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। तो ये जो कांग्रेसी का जो चरित्र था, ये वास्तव में शुरू से ही आरक्षण के विपरीत में था। एक साथी महोदय थे, आपका जो पी कक्कन है, उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया। और इतना बात ये जो डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में किस तरह से बोल सकते हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जितना हो सकता है, जिसके अंदर पीड़ा होगी वो बयान कर सकता है, वो ये उनका बयान देता है कि बेचारे अनुसूचित जाति के लोग सरकारी सेवाओं में उचित नियुक्तियां नहीं पाते, उच्च अधिकारी दलित लोगों की बजाय अपने लोगों की नियुक्ति करते हैं। यानी अंग्रेजों के समय भी ये अपने ही लोगों को 400 BC से जुगाड़ से भरते थे, जो आज कर रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम में कर रहे हैं, लेटरल एंट्री के रूप में काम कर रहे हैं। वो कहते हैं पदोन्नति में भी हमें न्याय नहीं मिलता। बड़ा कितना गंभीर है। एक तो ये अपने लोगों को चुन लेते हैं, अगर हमारा कोई व्यक्ति चुन के भी आ जाए तो उसको वो पदोन्नति में नहीं मिलता। यही तो आज भी हो रहा है, आज भी तो यही हो रहा है। पदोन्नति के लिए आप सुप्रीम कोर्ट और आगे रहे हैं, क्योंकि ये ज्यूडिशियल कैरेक्टर उनका संविधान सभा में भी नहीं था। इसी बात को वो बता रहे हैं कि पदोन्नति में भी हमें न्याय नहीं मिलता। सरकार इन दलितों से आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और व्यक्तित्व की आशा कर सकती है, अहिर्ता की नहीं। केवल शैक्षिक अहिर्ता का ध्यान में रखने से ये लोग आगे नहीं आ सकते। मैं इस सभा से कहता हूं, इन लोगों की नियुक्ति के लिए आरक्षण पर सरकार को विशेष कदम उठाया जाना चाहिए। वो जानते थे कि ये लोग दुष्ट हैं, ये पक्षपात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा इन लोगों के लिए संविधान सभा में विशेष आरक्षण होना चाहिए। दूसरे साथी थे मुन्नीस्वामी पिल्लई। मुन्नीस्वामी पिल्लई ने तो बिल्कुल उनको उघाड़ के, मनवादी चरित्र को उघाड़ के रख दिया था। उन्होंने ये कहा कि अनुसूचित जाति का मामला सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक और शैक्षणिक विकास ये आवश्यक है कि मैं ये भी महसूस करता हूं कि इनका मामला पूरी सख्ती से रखा जाना चाहिए। इनकी जो भागीदारी है, इनकी नौकरी में जो आरक्षण है, इसका जो प्रतिनिधित्व है, वो सख्ती के साथ रखा जाना चाहिए, इन्हें सख्ती के साथ दिया जाना चाहिए। वो इस हद तक चले गए समर्थन में, और वो क्यों इस हद तक चले गए उसका कारण भी है। वो कहते हैं ये जो अनुसूचित जाति से भर्ती हुए हैं वे अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं, और हम सब जानते हैं कि कश्मीर, सेना और जो उद्योग में इन्होंने अपना दक्षता सिद्ध की है। मतलब ये संविधान सभा में बैठा हुआ एक व्यक्ति बोलता है कि सेना में एससी एसटी जो डिप्रेस्ड क्लास है, इन्होंने अपनी प्रतिभा सिद्ध की है, और चूंकि एक वर्ग इनके खिलाफ है, इसलिए इनको संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। एक और साथी थे शांतनु कुमार दास। शांतनु कुमार दास ने कहा कि शेड्यूल कास्ट और अल्पसंख्यक समुदाय के राजपत्रित अधिकारियों को भी मुसीबत में डालता है। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग से जिनकी नियुक्ति की जाती है, उस वक्त जो लोक सेवा आयोग से नियुक्ति की जाती थी उसमें पक्षपात होता था। तो बोले कि ये जो लोग हैं जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की है, किंतु जब वो पदों पर नियुक्ति का समय आता है तो उनकी नियुक्ति हो जाती है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में जिन्होंने परीक्षा भी नहीं दी उनकी नियुक्ति हो जाती है। और ये शांतनु कुमार दास ने बात कही थी। इतना मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटरल एंट्री शुरू की है।
आपको चुनाव का IAS PCS की कोई तैयारी नहीं करनी है। क्या करना है, सीधे वहां पर IAS स्तर यानी कैबिनेट स्तर के IAS जो सचिव है चुन लिए जाएंगे। इस बात का विरोध किया गया था। पहले ये मनवादी लोग करते रहे थे और उन्होंने संविधान को ताक में रखते हुए द्वारा फिर स्टार्ट कर दिया। और हमारे तो प्रतिनिधि बैठे ही हैं, उन्हें तो चरण चाहिए, उन्हें तो अपने अपने नेता की नायक पूजा में डूबे रहना है, 2-4 पैसे और 2-4 करोड़ 10 करोड़ के लालच में पूरे समाज को बेच देना है। जबकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि ऐसी भर्तियां हो जाती हैं, परीक्षा हो जाती है, लेकिन नियुक्ति के लिए औरों को भी मिल जाता है। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी वो नियुक्ति पा जाते हैं। ये शांतनु कुमार दास ने संविधान सभा में बोला। और क्या बोला कि ये कैसे हो जाता है, वो क्वेश्चन करते हैं, ये नियुक्ति कैसे हो जाती है। ये इसलिए हो जाता है कि ऐसे लोगों की जबरदस्त सिफारिश होती है। जबरदस्त मतलब है जाति कुंठाओं से ग्रसित लोग अपने लोगों को सिफारिश कर देते हैं और इनकी नियुक्ति में सहायक होती है। मुझे डर है ऐसे लोक सेवा आयोग का बना रहना हमारा किस काम का है। वो क्वेश्चन करते हैं ऐसे लोक सेवा आयोग किस काम का है। और वही आज जब भर्ती बिना परीक्षा के हो जाएगी तो IAS की परीक्षा का मतलब रह जाएगा। लैटरल एंट्री के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग भर्ती करने लगा है तो संघ लोक सेवा आयोग का क्या महत्व तो रह जाएगा। यही क्वेश्चन जो आज उठाया जाना चाहिए था सब लोगों को, ये पहले संविधान सभा में उठ चुका है, लेकिन तब डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथी लोग इस बात को झंडा लेके खड़े थे। लेकिन आज तो मुर्दा लोग हैं, आज तो जय भीम कहने वाले तो लोग हैं, लेकिन उनके जीभ पे रहता है, दिमाग में नहीं रहता है। मुंह में जय भीम रहता है और बगल में राम रहता है। इसीलिए आपके संविधान, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, वो छीनते चले जा रहे हैं। ऐसे ही मुझे बताइए, आज जो समस्या है वो ऑलरेडी संविधान सभा में डिबेट हो चुकी है और आज हम सोचते हैं कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने उन सारे चीजों पर प्रहार किया जो जहां डॉक्टर अंबेडकर आपके अधिकारों को बचा के लेके आए। चूंकि आप और हम लोग निष्क्रिय हो गए, कोई मायावती का वक्त हो गया, अठावले का वक्त हो गया, कोई महार हो गया, कोई कह रहा है कि मैं जबरदस्त धोबीबाद हूं, मैं चमारदा ग्रेट हूं, वो कहता मैं पसिया पासाबाद हूं, है ना। तो जब ये ऐसे से बाद निकल के आएंगे तो आप टुकड़ों में विभाजित हैं, 130 करोड़ में हम लोग विभाजित हैं। तो ये जो आज हमारी जो दशा है उसका कारण हमारा संविधान को ना जानना है। अमेरिका में संविधान कैसे काम कर रहा है, जनता के दिमाग में कैसे संविधान चलता है, हमको सबक लेना चाहिए। अपने से माथे पे तो नहीं है, कभी इसके अंदर बार कर दीजिए कि हम संविधानवादी हैं तो फिर हैं। इसे कोई समझौता नहीं है कि बीवी कुछ और मना रही है, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, बच्चे कुछ और चला रहे हैं। कोई विजन नहीं है, 20 ईयर का विजन नहीं है, 10 साल का कोई विजन नहीं है, 5 साल का कोई विजन नहीं है, 1 साल का कोई विजन नहीं है। सम्यक दृष्टि, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण दी थी। तथागत गौतम बुद्ध ने यह कहा था कि इन अष्टांगिक मार्ग में अगर सबसे बेहतर है, सबसे उत्कृष्ट है और जो सबसे पहले एक्सेप्टेडनेस जिसकी होनी चाहिए तो सम्यक दृष्टि की होनी चाहिए। यही बाबा साहब ने अपने वॉल्यूम में दोहराई। टीटी कृष्णचारी ने बाबा साहब पर कहा कि ये कट कॉपी पेस्ट मारते हैं, आपको ये जो संविधान का मूल ढांचा है ये आपने नकली बना के रखा है, अच्छा बनाया नहीं है। बाबा साहब ने कितने इल्जाम झेले थे, ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज मैं ज़्यादा वीडियो नहीं खींचूंगा, कल पूरे सारे केसेस जो आरक्षण के सारे केसेस, अब तक करीब 27 केस हैं, 27 केसों का कल मैं डिस्कशन करूंगा। और मैं वकील नहीं हूँ, पहले मैं बता दूं आपको, मैं रेफरेंस से पढ़ के ही आपको बताता हूँ। अगर इसमें आप भी देखिएगा, अगर कोई गलती वगैरह निकलती है तो जब आप एनालिसिस करेंगे तो अगर पकड़ में आ जाए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आप तक डेटा गलत ना जाए, है ना, क्योंकि कोई भी काम मैं आसानी जब भी काम करता हूँ तो थोड़ा, चूँकि डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी होने के नाते रेफरेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात में बहुत सी ऐसी कुछ डेट ऐसी गई हैं, जैसे आरक्षण पे 26 जुलाई से पहले वाली जो डेट है ना, 1901 वाली है और 20 जुलाई वाली है, वो आपको सामान नहीं मिलेगी, लेकिन वो करेक्ट डेटा है ना। जिसने भी निकाल के दिया रिसर्च स्कॉलर है, इसका मतलब है ठीक ही होगा। तो जो आरक्षण को हमें कैसे बचाना है, ये कार्यपालिका से भी हमला करेंगे, FDI से भी करेंगे। FDI के बताना है भूल गया, मैं आपको बता दूं, FDI और निजीकरण। FDI यहाँ लागू हो जाएगा, वहाँ पर आपके पद सरकारी स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। और जहाँ 100% FDI आ गई, जैसे रेलवे में आ गया, रक्षा में आ गया, जब तक ये लागू पूरी तरह से होगा आपके कोई पद अब नहीं भरे जाएंगे। और अगर भरे जाएंगे ना तो उसमें एक मैनेजमेंट और स्पेशल क्वालिफिकेशंस होंगी और इंटरव्यू के आधार पर हो जाएंगे और हम और आप लोग बाहर हो जाएंगे।
तो ये बात बहुत बड़ी चेतावनी की बात है। हमने जब ज़मीन का आंदोलन उठाया, हमने कहा हम ज़मीन हमें बंटनी चाहिए, हमारे लोगों को ज़मीन बंटनी चाहिए, और माननीय प्रकाश श्रीराम साहब ने जब पहली सरकार आज ही के दिन बनी थी तो ज़मीनों का आवंटन कराया था। ये बात समझने की कोशिश है। तो इस बात को रीड कर लिया मनवादी और कांग्रेस ने कि अगर ये केंद्र में सत्ता पा गए तो ज़मीन बटेगी। तो ज़मीन किसके पास थी? रेलवे के पास थी। ज़मीन दूसरी किसके पास थी? रक्षा विभाग के पास थी। बंजर भूमि ज़मीन थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो एफडीआई के माध्यम से जो ज़मीन थी, आप एफडीआई के माध्यम से रेलवे वाली ज़मीन पूरी हड़प ली। एफडीआई आने का मतलब है ज़मीन का हड़पना, सीधा सीधा आप मोटा मोटा समझ लीजिएगा। अब गांव में ग्राम पंचायत की ज़मीन कुछ बची है, क्यों? हमारी सरकार तो है नहीं है। तो इन्होंने कहा अपने एनजीओ गौशाला बना करके मंदिरों के नाम से पूरा कब्जा लिया है। जब तक आपकी सरकार बनेगी आधी से ज़्यादा ज़मीन लूटी जा चुकी होगी, और हम लोग तो मस्त ठहरे, होने दो, मुझे क्या पड़ी है। आने वाली पीढ़ी को ज़मीन नहीं मिलेगी आपको। तो जो हमने ज़मीन का जो आंदोलन किया था, भूल गए? दारू बारू में, अब वोट बेचने में और इधर उधर के चमचे बनने में, तो जो ज़मीन का आंदोलन भी आप लोग खो चुके हैं। तो आरक्षण केवल बचाना ये नहीं है कि नौकरियों की आरक्षण है। हर वो चीज़ जो आपको मुख्य धारा में लाती है, आपको आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में मदद करती है, सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने में मदद करती है, राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने में मदद करती है, वो सारा एफर्मेटिव एक्शन के रूप में मानी जाती है, आरक्षण के रूप में मानी जाती है। इसलिए सभी चीज़ों को एज ए आरक्षण मानिए। आरक्षण मतलब ये आपके राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, आने वाली पीढ़ी का स्तंभ है, आने वाली पीढ़ियों की वो नस है जिस पर जो स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व का खून दौड़ेगा। अगर आपकी नस नहीं रहेंगी तो आने वाली पीढ़ियों पर क्या मिलेगा अंदाज कर लीजिएगा। तो मैं बार बार चेता रहा हूँ, ये बहुजन महापुरुषों ने भी चेताया, मैं बस उन्हीं की चेतावनी को आगे और बढ़ा रहा हूँ। संविधान पढ़िए। अगर संविधान नहीं पढ़ा, संविधान नहीं समझा और उसके तहत संवैधानिक आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए नहीं भेजे, तो हम और आपका 2025 तक इनका जो लक्ष्य है मनुस्मृति को पूरी तरह लागू करना, लागू हो जाएगी। देख लीजिए आपके मोहरे कैसे काम कर रहे थे। आर्थिक आधार पे आप जिनके नायक मानते थे वो उनके पक्ष में खेल रहे थे। तो आप सोच लीजिएगा जब ऐसे ही प्रोग्राम आएंगे तो ये लोग किसका पक्ष लेंगे। तो अपने आप तैयार कीजिए। अगले जब भी चुनाव आए तो जब भी किसी पार्टी में जिसको तुम सपोर्ट करते हो तो उससे पूछना तुमने संविधान कितना पढ़ा है, तुमने कितने, अगर वो पहले एमएलए है तो पूछना तुमने हमारी जो लोकसभा क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र है तुमने हमारी कितनी आवाज़ उठाई है, कितने क्वेश्चन पूछे हैं आपने, प्राइवेट बिल कितने लाए हैं हमारे लिए, इस बात क्वेश्चन कीजिए। और जिसे वोट देने चाह रहे हो उसे गलेबान पकड़ के पूछ लेना, अगर तुम्हें संविधान तरीका आता है, ये हमारे मिनिमम लक्ष्य हैं, आप हमारा रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, ऐसे ही व्यक्ति को आपको भेजना है संसद में और विधानसभा में। ये चेतावनी मान लीजिए या सुझाव मान लीजिए। हो सकता है कि मैंने इस चेतावनी के रूप में गलत बोल गया हूं, बट आप एनालिसिस करिए कि आपके प्रतिनिधि कैसे होने चाहिए। सही प्रतिनिधि होंगे, संविधान बचेगा।